डे शिफ्ट। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि बट जब्लॉन्स्की नामी पूल क्लीनर स्विमिंग पूल क्लीन करने के बहाने इस घर में घुस गया। बट एक्चुअल में एक वैम्पायर हंटर है। ये पूल क्लीन करना तो बस इसकी कवर आइडेंटिटी थी। इस यूनिवर्स में प्रोफेशनल वैम्पायर हंटर्स की एक यूनियन है, लेकिन बट के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से कुछ सालों पहले उसे यूनियन से बाहर निकलना पड़ा। यानी बट अब एक फ्रीलांसर वैम्पायर हंटर बन गया। मार्केट में वैम्पायर्स के दांत की बहुत वैल्यू थी। बट एलए में रहने वाले ऐसे ही रैंडम वैम्पायर्स को मार के उनके दांत ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। यहाँ भी बट इसी काम के लिए आया था। घर की तलाशी लेने से पहले बट ने दरवाजे पर यह सिल्वर प्लेटेड वायर लगा रखी थी, क्योंकि वैम्पायर्स को मारने की यह सरप्राइज ट्रिक हमेशा काम करती थी। इस यूनिवर्स के वैम्पायर्स की कमजोरी भी ऑलमोस्ट बाकी वैम्पायर्स की तरह ही थी। सिल्वर, स्पेशल वुड, गार्लिक, डायरेक्ट सनलाइट वगैरह। अगर कुछ काम नहीं किया तो सीधा उनका सर उड़ा दो। इस मूवी में हमें वैम्पायर्स की एक और कमजोरी पता चली। वैम्पायर्स बिना दांत के जिंदा नहीं रह सकते। इनके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तो फटाक से रीजनरेट होते थे, सिर्फ उनके स्पेशल दांत या फैंग्स को छोड़ के। ये वैम्पायर्स मरने के बाद एक स्मेली मटेरियल रिलीज करते हैं। उस स्मेल से छुटकारा पाने वैम्पायर हंटर्स को स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले पाउडर से नहाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो दूसरे वैम्पायर्स उस स्मेल का पीछा करते हुए हंटर्स को ढूंढ लेंगे। और हाँ, सारे ही वैम्पायर्स एक जैसे नहीं होते। इनके अंदर भी अलग अलग टाइप के स्पीसीज हैं। डिपेंड करता है कि आपको किसने कब और कहां काटकर वैम्पायर बना दिया। मार्केट में दो टाइप के वैम्पायर फैंग्स की काफी डिमांड थी, ऊबर वैम्पायर्स और एल्डर वैम्पायर्स। ऊबर ब्लड वैम्पायर्स यानी एकदम हाई लेवल ब्लड के वैम्पायर्स जो शायद सैकड़ों सालों से दुनिया में जी रहे थे। एल्डर वैम्पायर्स यानी ऐसे वैम्पायर्स जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो। घर की तलाशी लेते वक्त बट का सामना दो वैम्पायर से हुआ। जवान वाला वैम्पायर तो बट के बिछाए वायर ट्रैप में अटक कर मर गया, लेकिन साला ये बुढ़िया मरने का नाम नहीं ले रही थी। बट ने इसे मारने की सारी कोशिशें कर ली। आखिरकार गर्दन उड़ाने के बाद ये बुढ़िया वैम्पायर मर गई। बट का हाल ही में सेपरेशन हुआ था। घर जाते इसे पता चला कि बट की एक्स वाइफ इनका एलए वाला घर बेचकर बच्ची के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट होना चाहती है। बेटी की ट्यूशन फीस और ब्रेसेस का पैसा भरने इन्हें $10,000 की जरूरत थी। बट ने अपने एक्स वाइफ से मंडे तक का टाइम मांग लिया। अगर मंडे तक बट ने इसे $10,000 लाकर नहीं दिए तो वो बेटी को लेकर दूसरे शहर में जा सकती है। बट फौरन वैम्पायर्स के दांत लेकर इस पाउन शॉप चला आया। पाउन शॉप ओनर ने बट को उन दांतों की निहायत ही कम कीमत ऑफर की। बट को लगा था कि वो स्विमिंग पूल वाली बुढ़िया वैम्पायर शायद एल्डर होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बुढ़िया बस 90 साल की थी, यानी एल्डर कहलाने से 10 साल कम। अगर इन दांतों की असली कीमत चाहिए तो बट को यह माल यूनियन को बेचना होगा। यूनियन में वापस जाने बट को एकदम तगड़ी सेटिंग की जरूरत थी। लकीली बट का बेस्ट फ्रेंड बिग जॉन इस काम में बट की मदद कर सकता है। बट की मजबूरी सुनने के बाद जॉन ने यूनियन के बॉस को पटा लिया और बट को फिर से यूनियन में भर्ती करवा लिया। लेकिन यूनियन का परमानेंट मेंबर बनने से पहले बट को डे शिफ्ट करनी पड़ेगी, नो नाइट शिफ्ट, और एक हफ्ते तक साथ में पार्टनर लेकर घूमना होगा। बट का यह पार्टनर पूरा टाइम उस पर नजर रखते हुए उसकी हरकतों की रिपोर्ट बनाएगा। वैम्पायर के दांत के बदले बट को यूनियन से अच्छी खासी रकम मिली, बट पुराना उधार चुकाने और सेफ्टी डिपॉजिट कट करने के बाद इसके पास बस चिल्लर बच गई। यानी अगर बेटी को एलए में रखना है तो बट को यूनियन के रूल्स फॉलो करते हुए काम करना होगा। बट उसके नए साथी सेथ के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। फिर हमने देखा कि ऊबर ब्लड वैम्पायर ऑड्रे अपनी बेटी से मिलने उसके घर चली गई। जी हाँ, बट ने जिस बुढ़िया को मारा था वो ऊबर वैम्पायर ऑड्रे की बेटी थी। ये अब उसे नहीं छोड़ने वाली। लड़ाई के वक्त बट का खून एक कांच के टुकड़े पर लग गया था। इस खून को सूंघते हुए ऑड्रे और उसके साथी पॉन शॉप चले गए। पहले तो यह पॉन शॉप ओनर अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जबरदस्त टॉर्चर सहने के बाद इसने ऑड्रे को बट का नाम बता दिया। यही हमें पता चला कि सदियों पहले ह्यूमंस वैम्पायर को पूजा करते थे, लेकिन बाद में वो अचानक से वैम्पायर्स के खिलाफ हो गए। ऑड्रे सीक्रेटली वैम्पायर के किंगडम को वापस बनाने के प्लान में थी, ताकि ह्यूमंस फिर से इन ऊबर वैम्पायर्स को पूजने लग जाएं। बट के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। उसे जल्द से जल्द वैम्पायर टीथ इकट्ठा करके $10,000 कमाने थे। फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में बट लगातार यूनियन के प्रोटोकॉल तोड़े जा रहा था। शुरू में सेथ ने बट की काफी बुरी रिपोर्ट बनाई, लेकिन बट के फैमिली इमरजेंसी को सुनने के बाद सेथ भी उसके साइड हो गया।
बेचारा सेथ को फील्ड जॉब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये तो अपने डेस्क जॉब पर एकदम खुश था। फिर अचानक से यूनियन के बॉस ने इसे बड का बेबी सिटर बना दिया। पैसों की मजबूरी की वजह से बड उसके कॉम्पिटिटर के साथ भी काम करने के लिए तैयार हो गया। इन्हें एक लोकल वैम्पायर्स के बेस के बारे में पता चला। घर पर हमला करते ही सारे समझ गए कि ये तो वैम्पायर्स का नेस्ट है। फिर एक लंबी चौड़ी बैडएस लड़ाई के बाद सेथ ने देखा कि इस नेस्ट में रहने वाले वैम्पायर्स तो अलग अलग टाइप के थे, ऊबर, स्पाइडर, साउथर्न, ईस्टर्न वगैरह। और हाँ, इन वैम्पायर्स ने सनलाइट में सरवाइव करने स्पेशल सनस्क्रीन भी बनवा ली थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने अलग टाइप के वैम्पायर्स एक ही नेस्ट में रह रहे हों। फिर ऑड्री ने बड को कॉल करके बताया कि वो उसकी बीवी और बच्ची को मारकर अपना बदला पूरा करेगी। ये सुनते ही बड उसकी बेटी को लेकर सीधा घर की ओर भाग गया। रास्ते में ऑड्री के भेजे वैम्पायर्स ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बड सबसे बच निकला। हाल ही में बड के अपार्टमेंट के सामने एक नई फ्रेंडली लेडी शिफ्ट हुई थी, हेदर। बड का ध्यान गया कि इनका पीछा करने वाले वैम्पायर में से एक को इसने हेदर के घर में देखा था। बड के घर पहुंचने से पहले ही ऑड्री ने उसके एक्स वाइफ को बंदी बना लिया और बेचारे सेथ के गले पर काटकर उसे वैम्पायर में बदल दिया। घर पहुंचते ही बड ने उसकी फैमिली को सारी सच्चाई बता दी कि वो कोई पूल क्लीनर नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर है, इसीलिए वो रात रात भर गायब रहता था। बड के इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब सारा सच सामने आ गया। बड से बदला लेने ऑड्री उसकी बेटी को भी वैम्पायर बना देगी और बेटी के वैम्पायर बनते ही बड की एक्स वाइफ उसका पहला शिकार बनेगी। काफी वैम्पायर मूवीज में आपने देखा होगा कि ह्यूमन के वैम्पायर बनते ही उनका भूख पर कंट्रोल नहीं होता। बड की बेटी भी ऐसे ही कंट्रोल खोकर अपनी मां का खून पी जाएगी। इतना बोलकर ऑड्री ने बड को बेहोश कर दिया। होश आते ही वो सेथ का पहला शिकार बनेगा। अपने नए रूप को देखकर सेथ पूरी तरह से कंफ्यूज था। एज एक्सपेक्टेड इसने कंट्रोल खोकर बेड पर हमला कर दिया, लेकिन बड ने मौका देखकर उसका सर उड़ा दिया। सरप्राइजिंगली सर कटने के बावजूद भी सेथ नहीं मरा, लेकिन अब वो थोड़ा कंट्रोल में था। दोनों ने वादा किया कि मामला शांत होने तक वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बड सेथ को लेकर सीधा हेदर के घर चला गया। हेदर ने बड को बताया कि उसे यहां ऑड्री ने बड पर नजर रखने के लिए भेजा था। बड ने जिस बूढ़ी वैम्पायर को मारा था वो ऑड्री की बेटी थी। एक ऊबर वैम्पायर होने की वजह से हेदर के पास ऑड्री के ऑर्डर्स मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बट डोंट वरी, वो अब एक गुड वैम्पायर है जो बड की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सेथ की फास्ट रिकवरी करने हेदर ने उसे पैक्ड खून पिलाया। सेथ को भी किसी ऊबर वैम्पायर ने काट कर कन्वर्ट किया था, शायद ऑड्री ने ही। यानी सेथ भी अब एक ऊबर वैम्पायर है। ऊबर वैम्पायर की खासियत ये थी कि सिर्फ सर कटने से वो नहीं मरते, उन्हें मारने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वुड थ्रू द हार्ट एंड सिल्वर टू द नेक। इसीलिए सेथ सर कटने से नहीं मरा। ऑड्री बड की फैमिली को लेकर वैम्पायर्स के पुराने टेंपल चली गई। सेथ के रिकवर होते ही ये तीनों भी उसके पीछे चले गए। रास्ते में सेथ ने मैसेज भेजकर बिग जॉन को भी इसकी खबर दे दी थी। क्या एंट्री मारी है बिग जॉन भैया ने, आर्नल्ड को तक पीछे छोड़ दिया। फिर एक लंबी लड़ाई के बाद सारे ऑड्री से निपटने बेसमेंट चले गए। ऑड्री के अड्डे पर इन्हें वैम्पायर किलिंग हथियार मिले। पता नहीं ऑड्री का एक्चुअल ग्रैंड प्लान क्या था। यहां चली हाथापाई में एक वैम्पायर ने बिग जॉन को काट लिया। फिर बड को थोड़ा टाइम देने बिग जॉन ने खुद की कुर्बानी दे दी। एटलीस्ट देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। सेथ और हेदर ने ऑड्री के राइट हैंड के दोनों हैंड्स निकाल दिए। बेचारा उल्रिक। बड ने ऑड्री को ढूंढ तो लिया, लेकिन इस ऊबर वैम्पायर को हराना इतना आसान काम नहीं था। तो आखिरकार बड ने सबसे सेफ और सिंपल टेक्निक यूज की, सिल्वर वायर। चुपके से सिल्वर वायर लगाकर बड खुद चारा बन गया। बड को निहत्था खड़ा देखकर ऑड्री फुल स्पीड में उसे मारने चली गई। बाकी काम सिल्वर वायर ने कर दिया। बट वेट, ऑड्री तो एक ऊबर वैम्पायर है, तो सिर्फ सर कटने से ये कैसे मर गई? वेल, वायर लगाने से पहले बड की बीवी ने ऑड्री के दिल में लकड़ी घुसेड़ दी थी। वुड थ्रू द हार्ट एंड सिल्वर टू द नेक। ऑड्री की बेटी को मारते वक्त भी बड ने सारे मेथड्स आजमा लिए थे। उस टाइम भी ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ गया था। सब कुछ शांत होने के बाद इधर यूनियन के बाकी मेंबर्स भी आ गए। ढेर सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ने की वजह से बॉस बड को यूनियन से निकालना चाहते थे, लेकिन सेथ ने उसे अपना किताबी नॉलेज दिखाकर बड की जॉब बचा ली। फिर सारे खुशी खुशी अपने घर चले गए। एंड सीन में हमने देखा
कि बिग जॉन अब भी जिंदा है। फुल ऑन थग लाइफ। स्टोरी वाइज मूवी में तारीफ करने जैसा कुछ नहीं था, बट भाई देखने में काफी मजा आया। एकदम जॉन विक प्लस किंग्समैन प्लस अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर का मिक्सर। नेटफ्लिक्स से बना इस वैम्पायर यूनिवर्स में सीक्वल आने के काफी चांसेस हैं। इस मूवी में इन्होंने बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स ओपन छोड़ दिए, जैसे कि अलग अलग वैम्पायर ग्रुप्स का साथ आकर एक नेस्ट में रहना, वैम्पायर के अपग्रेड्स जो इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में बचा सकते हैं, सेथ और हेदर जैसे गुड वैम्पायर्स, बिग जॉन का जिंदा बचना, ऑड्री का ग्रैंड प्लान। ऑड्री प्रॉपर्टी एजेंट बनकर सीक्रेटली ढेर सारे वैम्पायर्स को सैन फर्नांडो वैली में छुपा रही थी। इसी ने शायद वैम्पायर्स को सनलाइट से बचाने का भी कोई हल ढूंढ लिया। प्लस इसके अड्डे पर मिले वैम्पायर किलिंग बुलेट्स। कुछ तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, बीच बीच में सारे किसी एल यफा के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा वैम्पायर जिसकी उम्र 700 साल से ऊपर थी। कहा जाता है कि यहाँ के ड्रग कार्टेल का मेन बॉस एल याफा ही है, बट किसी को नहीं पता कि एल याफा एक्चुअल में दिखता कैसे है। एंडिंग वाले सीन को देखकर पक्का सबसे पॉपुलर थ्योरी यही बनेगी कि बिग जॉन ही एल याफा है। लेकिन जब तक नेटफ्लिक्स डे शिफ्ट को सेकंड पार्ट के लिए रिन्यू नहीं करता तब तक कुछ कंफर्म नहीं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.